तो बच्चों हमने अभी तक जो कैलकुलेशन करी है उस कैलकुलेशन के हिसाब से एक रेडियस का फॉर्मूला निकाला है और एक वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट का फॉर्मूला निकाला है। अब जैसा कि पता है बोर्स का जो मॉडल है वो ओनली हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल मतलब हाइड्रोजन पे वैलिड होता है, तो उसमें z इक्वल टू 1 डाल दो तो यहाँ पे एक नया फॉर्मूला बन जाता है ये, ठीक है। अब हाइड्रोजन में तो पता है एक ही ऑर्बिट होती है। अब अगर हाइड्रोजन की पहली ऑर्बिट का रेडियस निकालना चाहते हो, आप पहली ऑर्बिट का अगर रेडियस निकालना चाहते हैं तो आर एन की जगह क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। आर 1 रखोगे तो R1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट h का स्क्वायर अपॉन मास m e का स्क्वायर। अब इसमें देखो सारी चीज कांस्टेंट है। देखो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12, है ना। h की वैल्यू क्या होती है 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, और पाई की वैल्यू 3.14 होती है, और ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होती है। अब सारी वैल्यू अगर तुम इसमें डाल दोगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू निकल के आएगी जिसको हम ए नोट बोलते हैं, और वो वैल्यू क्या होती है 5.29 इंटू 10 की पावर -11 मीटर। 5.29 इंटू 10 की पावर -11, इसी को बोर्स रेडियस के नाम से जाना जाता है, बोर्स रेडियस, बोर्स रेडियस। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे भी फॉर्मूले में लिखना चाहूँ तो इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूँ, ए नोट लिख सकता हूँ। यहाँ पे भी फॉर्मूले में लिखना चाहूँ तो इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूँ, ए नोट लिख सकता हूँ। मतलब ये फॉर्मूला थोड़ा छोटा कर सकता हूँ, आर एन एन स्क्वायर ए नोट, यहाँ पे आर एन क्या होगा एन स्क्वायर अपॉन जेड ए नोट। तो ये फॉर्मूला थोड़ा छोटा हो गया। एक ए नोट की वैल्यू आप याद रखो, ए नोट इज ए कांस्टेंट दैट इज 5.29 इंटू 10 की पावर -11 मीटर। बस अब इसमें क्या डालना पड़ेगा आपको, आपको कुछ भी ये सब चीजें याद ही नहीं रखनी। आपको क्या याद रखना है, एन कौन सी शेल की आप रेडियस निकाल रहे हो और कौन से एटम के बारे में बात कर रहे हो। हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हो तो जेड की वैल्यू 1 होगी, अगर दूसरे एटम की बात कर रहे हो तो जेड की वैल्यू 2। अब तुम क्या होगा सर आप तो कह रहे हो तो हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल, हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल तो कोई और होता ही नहीं है। अब देखो हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल देखो हाइड्रोजन पे एप्लीकेबल है क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन वाले पार्टिकल पे एप्लीकेबल है ये थ्योरी। हाइड्रोजन पे एप्लीकेबल है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब 2 में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो हीलियम प्लस, इस पे वैलिड होगी है ना भाई। हीलियम में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते पर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो हीलियम प्लस हो जाएगा, मतलब हीलियम पे वैलिड नहीं होगी ये, हीलियम के आयन पे वैलिड होगी। जैसे लिथियम, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल Li प्लस प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, अब इस पे वैलिड होगी ये, मतलब वैलिड तो होगी ना भाई, एटॉमिक नंबर थोड़ी बदल गया। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, इसका एटॉमिक नंबर 2, इसका एटॉमिक नंबर 3। इलेक्ट्रॉन के निकलने से एटॉमिक नंबर थोड़ी बदलते हैं, एटॉमिक नंबर तो इक्वल होते हैं किसके, प्रोटॉन के, तो प्रोटॉन थोड़ी निकाल रहे हो तुम। तो ये इसमें आपका सीधा सीधा आ गया। आपको अगर मुझे रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट निकालना है तो n स्क्वायर अपॉन जेड ए नोट, ये मेरा फॉर्मूला हो गया फॉर रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट इन एन एनी एटम, ठीक है, हाइड्रोजन लाइक एटम्स, ठीक है। ऐसी चीज़ों में हम ये निकाल सकते हैं। सेम यहाँ पे वेलोसिटी में भी यही चीज़ है, वेलोसिटी में भी यही है। क्या, अगर वेलोसिटी में आऊँ तो वेलोसिटी में अगर फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इनकी वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी, तो ई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 इंटू एच, है ना। अब इसमें ई स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12 इंटू एच की वैल्यू क्या है 6.6 इंटू 10 की पावर -34। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -38 हो गया क्योंकि स्क्वायर है, तो 2 इंटू 8.85 इंटू 6.6 इंटू 10 की पावर 12 माइनस 10 की पावर 34 कितना हो गया 46, 10 की पावर -46, है ना। तो हमारा अगर मैं बात करूँ ये हो गया 16 या 256 होता है, तो 2.56 इंटू 10 की पावर -38 प्लस 46, है ना, अपॉन 2.285 इंटू 6.6, है ना। अब इसको और कैलकुलेट कर लो। तो बच्चों जब इसको कैलकुलेट करोगे तो इसको कैलकुलेट करने के बाद तुम्हारा आएगा 2.19 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड, मतलब इलेक्ट्रॉन इतनी स्पीड पे घूमता है एटम के अंदर फर्स्ट ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट की। तो इसको वी नोट बोल दो, इसको बोर्स वेलोसिटी के नाम से जाना जाता है। जैसे उसको बोर्स
रेडियस के नाम से जाना जाता है, ऐसे इसको बोर्स वेलोसिटी के नाम से जाना जाता है। तो मतलब इस फॉर्मूले को हम थोड़ा आसान बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? वी एन इक्वल टू जेड अपॉन एन, इस पूरे की जगह क्या हो जाएगा, इस पूरे की वैल्यू तो निकाल लिए तुमने, वी नोट, दैट इज वी नोट। और यहाँ पे भी वी एन इक्वल टू 1 अपॉन एन इंटू वी नोट। बस ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, किस किस का? रेडियस का और वेलोसिटी का। तो ये थोड़ा सा सिंपल हो गया। और ये वी नोट की वैल्यू आप याद रख सकते हैं। क्या है वी नोट की वैल्यू बेटा? 2.19 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी वी नोट की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब हम एनर्जी की वैल्यू और निकालेंगे। देखो बेटा, इतने हार्ड फॉर्मूले आपको याद नहीं रखने। ये आप जब बोर्ड में भी जाओगे, कहीं पे भी जाओगे, तो खुद से ड्राइव कर लो बस। क्या कुछ नहीं करना आपको, जैसे मैंने कराया वैसे ही याद करो। जैसे करा मैंने, क्या करा, एनर्जी का लॉ लगाया और दूसरा क्या लगाया था मैंने, एंगुलर मोमेंटम। बस उसको दो इक्वेशन को कॉम्बिनेशन करके रेडियस आ गया, रेडियस से वेलोसिटी आ गई बस, और इसमें मैंने वैल्यू डाल दी तो इससे ये सब चीज़ें आ गई। तो इसलिए आपको ये डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आती है। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लो बच्चों। तो बच्चों अगर अब बात करें तो अब हम टोटल एनर्जी की बात करते हैं। तो टोटल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला अभी मैंने ड्राइव कराया था, -ZE² अपॉन 8πε0r। अब इसमें आर की वैल्यू डाल दो। आर की वैल्यू तुम्हारी ये आई है ना, इसमें डाल दो। तो ई टोटल किसकी है? ये एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। आपको बताया था मैंने, अगर किसी की एनर्जी नेगेटिव रहती है तो इसका मतलब क्या है, वो न्यूक्लियस के बाउंड में है। मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव है तो मतलब न्यूक्लियस के बाउंड में है। और जैसे वो नेगेटिव को बढ़ाएगा मतलब -13, -3, -2, -1, जब 0 हो जाएगा तो न्यूक्लियस से बाहर निकल जाएगा, टाटा बाय बाय कर देगा न्यूक्लियस को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आर की वैल्यू डाल रहा हूँ -ZE² 8πε0 इंटू आर की वैल्यू क्या है, n² ε0 h² अपॉन m π/z⁻E²। यही है ना बच्चों? पाई से पाई कट गया है, और कुछ कट रहा है क्या बच्चों? नहीं। और ये सारी चीज़ें ऊपर कर हो गए, तो टोटल एनर्जी इक्वल टू -z² हो गया, e⁴ हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया अपॉन 8ε0 का स्क्वायर n² h²। ये हमारा एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला आ गया। और इसमें भी देखो सारी लगभग n और z को छोड़ के सब चीज कांस्टेंट है। देख लो, n और z को छोड़ के सारी चीज कांस्टेंट है। और n और z को छोड़ के सारी चीज जब कांस्टेंट वैल्यू में डालूंगा तो यहाँ पे जो क्या कांस्टेंट डाल रहा हूँ मैं, E की वैल्यू डाल रहा हूँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूँ 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और ε0 की वैल्यू डाल रहा हूँ 8.85 टू 10⁻12। और h की वैल्यू डाल रहा हूँ 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। तो ये सारी वैल्यू जब मैं डालूंगा तो खाली क्या, एक तो नेगेटिव बाहर है, एक z² अपॉन n²। अब ये सारी वैल्यू जब मैं डालूंगा तो एक वैल्यू आएगी जिसको, जो वैल्यू इक्वल होती है 2. अगर मैं सारी वैल्यू डालता हूं तो उसकी वैल्यू आती है 2.18 इंटू 10⁻18 -18 2.18 इंटू 10⁻−18 जूल। दिस इज द एनर्जी। ये मेरा फॉर्मूला हो गया किसका, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल, हाइड्रोजन लाइक एटम्स। ये है जूल में। अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहूँ, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻−19 जूल। तो इससे डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होगा तो क्या आएगा फॉर्मूला, -13.6 z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी। ये मेरा फॉर्मूला हो गया एनर्जी के लिए। अब ये z और n की वैल्यू मुझे डालनी है। ठीक है, तो इससे सारी चीज़ें आ जाएगी। तो कुल मिला के अगर मैं एनर्जी का फॉर्मूला लिखूँ तो एनर्जी का भी फॉर्मूला आ गया En इक्वल टू -z² e⁴ m अपॉन 8ε0² n² h²। और अगर मैं इसमें वैल्यू डाल देता हूँ तो सारी En इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻18 z² अपॉन n² जूल। और अगर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात कर रहा हूँ तो -13.6 z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी मेरा एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। ठीक है,
अब ये एनर्जी का फॉर्मूला आया, अभी मैं हाइड्रोजन के लिए स्पेशली क्या करूँगा, Z की वैल्यू 1 डाल दूंगा, Z की वैल्यू 1 डालूंगा तो E n इक्वल टू क्या हो जाएगा -2.18 इंटू 10 की पावर -18 1/n², यही होगा बच्चों। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले में ये जूल में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले में -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाएगा मेरा एनर्जी का फॉर्मूला। तो ये एनर्जी के फॉर्मूले आ गए। देखो रेडियस, बोर्स ने 3 फॉर्मूले दिए आपको, एक रेडियस का फॉर्मूला, एक वेलोसिटी का फॉर्मूला, एक एनर्जी। कहा कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन का रेडियस, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कांस्टेंट होती है अगर वो एक ऑर्बिट में घूम रहा है। जब तक वो उस ऑर्बिट में रहेगा उसकी कोई चीज़ नहीं बदल सकती। अगर उसको बदलना है तो दूसरे ऑर्बिट में जाना पड़ेगा, और फिक्स है कि इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में जाने में इतनी एनर्जी ही लगेगी। ठीक है बच्चों, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले से हम बहुत सारी चीज़ें ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें हम करते हैं, पहले नोट डाउन कर लो। तो बच्चों ये जो फॉर्मूला आया ना En का, इससे मैं हाइड्रोजन के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ। देखो क्या क्या निकाल सकता हूँ। ये न्यूक्लियस है, अब इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है उसकी एनर्जी कितनी होगी ये मैं बता सकता हूँ। कैसे, E1, इसमें 1 रख दो बस, E1 -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है तो इतनी एनर्जी लेके घूम रहा है। माइनस में एनर्जी है, माइनस की एनर्जी पहले ही बता चुका हूँ। मतलब किसकी एनर्जी है, वो न्यूक्लियस की एनर्जी है बच्चों, उसकी खुद की एनर्जी नहीं है, न्यूक्लियस की एनर्जी है, तभी तो वो बाउंड है एटम के अंदर। ये फर्स्ट ऑर्बिट होगी जिसकी एनर्जी E1 है। अब सेकंड ऑर्बिट, n की वैल्यू 1 डाला तो ये आया, n की वैल्यू 2 डालोगे तो क्या आएगा, E2 इक्वल टू -13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर, मतलब 4 हो गया। 2 का स्क्वायर होगा ना तो 4 हो जाएगा, 4 से काटो इसको, कितना आएगा, 4 × 4, 4 3 × 12, 1 बचा 16, 4 4 जा तो कितना आ गया, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद करो जब मैं रफली बता रहा था तो ये वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट है, मैंने 13.4 ले लिए थे और यहाँ पे हमने 3.4, मुझे याद नहीं आ रहा था 13.6 वाला। ठीक है, अब तो मैंने कैलकुलेट करी तो -13.6 और यहाँ पे 3.4, मतलब सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा, सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, E2, दैट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी बढ़ी या घटी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एनर्जी बढ़ी या घटी? एनर्जी बढ़ गई, -13.6 से एनर्जी हुई है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। खुद सोचो, माइनस का नंबर घट रहा है, मतलब माइनस, देख रहे हो ना, -13.6 ज्यादा होता है -3.4, -3.4 ज्यादा होता है, तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बढ़ गई। मतलब इस गांव में रहेगा तो इतने पैसे लेके रहेगा, इस गांव में रहेगा तो इतने पैसे लेके रहेगा। किसके पैसे, न्यूक्लियस से उधार ले रखे है। एनर्जी किसकी है, न्यूक्लियस से उधार ले रखी है। किसने ले रखी है, इलेक्ट्रॉन ने ले रखी है। जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती चली जाएगी इलेक्ट्रॉन की, मतलब उस न्यूक्लियस का उधार चुकता चला जाएगा। n की वैल्यू 3 डाल दो तो E3 इक्वल टू -13.6 अपॉन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 का स्क्वायर मतलब -13.6 अपॉन 9 आ गया, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 4 46, 9 5 जा 45, 1 बचा 10 हो गया, 9 3 जा, तो मतलब -1.53 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा बच्चों। मतलब थर्ड ऑर्बिट में रहेगा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी हो गई बेटा, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। पहली ऑर्बिट में कितनी थी, -13.6, दूसरी ऑर्बिट में कितनी है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरी ऑर्बिट में कितनी है, -1.53 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो धीरे धीरे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा वैसे वैसे एनर्जी उसकी बढ़ती चली जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0, मतलब इलेक्ट्रॉन आउट फ्रॉम द एटम। इलेक्ट्रॉन आउट हो गया है, इलेक्ट्रॉन किससे बाहर निकल गया है, न्यूक्लियस से बाहर निकल गया है। तो ये एनर्जी ये फिक्स है, ये बताई गई है हाइड्रोजन के अंदर, ये सच में इतनी ही एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के अंदर। तो ये बोर्स का बहुत अच्छा चीज थी जो उसने बता दी। ठीक है बच्चों, तो मतलब हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का अगर मैं रफ एक शेल्स का यहाँ पे कुछ बनाऊं, मान लो ये मेरी पहली शेल है जिसमें एनर्जी कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर एनर्जी बढ़ गई E2 इक्वल टू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर एनर्जी और बढ़ गई तो E3 इक्वल टू -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देख रहे हो जैसे जैसे दूर जा रहा है तो एनर्जी गैप कम होता चला जा रहा है। फर्स्ट और सेकंड में एनर्जी गैप ज़्यादा है, सेकंड और थर्ड में एनर्जी गैप कम है, थर्ड और फोर्थ में एनर्जी गैप और कम होगा,
फिफ्थ और सिक्स में ऐसे एनर्जी गैप कम। खुद सोचो, अगर मैं इसको 100 से भी डिवाइड करता हूँ, 100 का स्क्वायर होता है 10,000, 10,000 से ये लगभग जीरो के करीब आ जाएगा। मतलब हम कह नहीं सकते कि एटम के अंदर कितनी ऑर्बिट्स होती है, हर एटम के अंदर इन्फिनाइट ऑर्बिट हो सकती है। अब जहाँ पे अगर मैं इनकी वैल्यू इन्फिनाइट डाल दूँ, मतलब ये बहुत दूर कम दूर हो जाएगी, कम दूर हो जाएगी, और जब एन की वैल्यू इन्फिनाइट डाल दो तो एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो मुझे खुद नहीं पता एनर्जी कहाँ जीरो होगी। एनर्जी जीरो कहाँ होगी, जहाँ एन की वैल्यू इन्फिनाइट डलेगी। इन्फिनाइट मतलब इन्फिनाइट ऑर्बिट होती है, मतलब एटम के अंदर, ये बता रहा है। ठीक है, इसी के आधार पे उसने एटॉमिक स्पेक्ट्रा दिया, हाइड्रोजन का एटॉमिक स्पेक्ट्रा, उसी को हम पढ़ेंगे अब। ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा कैसे दिया, उसका फॉर्मूला कहाँ से आया, लेमन सीरीज, बल्मर सीरीज, ये सब सीरीज का फॉर्मूला कहाँ से आया। आप इस फॉर्मूले को यहीं से ड्राइव कर सकते हो, मैं यहीं से आपके लिए ड्राइव करूँगा। ठीक है, तो चलो करते हैं बच्चों। अब चलो बच्चों, मैं आपको एटॉमिक स्पेक्ट्रा की तरफ ले जाता हूँ। जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रांजिशन होती है, और इसमें मतलब न्यूमेरिकल जो आएगा, न्यूमेरिकल आएगा बेटा, न्यूमेरिकल ज़्यादा आने के चांस है। बोर्स रेडियस की डेरिवेशन आ सकती है, बोर्स एनर्जी की डेरिवेशन आ सकती है, बोर्स वेलोसिटी की डेरिवेशन आ सकती है। अब आपको मान लो ये मेरी पहली ऑर्बिट है, इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें n1 ऑर्बिट, ये मेरी n2 ऑर्बिट है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन चला गया है, कुछ भी, मतलब दोनों, अगर मैं दोनों की बात करूँ, हाइड्रोजन एटम के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, हाइड्रोजन एटम के बारे में बात करूँ तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, -2.18 इंटू 10 की पावर -18 1/n1 का स्क्वायर। अगर मैं n2 की बात करूँ तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, इतनी होगी। अब तुम्हें पता है n2 बड़ा है n1 से, मतलब n2 बाहर वाला है और ये अंदर वाली ऑर्बिट है। तो इलेक्ट्रॉन अगर ये मतलब मेरा क्या है, ग्राउंड स्टेट, और ये क्या है, मेरी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी एमिट करेगा। इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी एमिट करता है वो क्या होता है, इन दोनों ऑर्बिट की एनर्जी का डिफरेंस के इक्वल होता है। अब ये डिफरेंस मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, एनर्जी एमिट इक्वल टू n2 की वैल्यू क्या है, -2.18 इंटू 10 की पावर -18 इंटू 1/n2 का स्क्वायर, है ना, -2.18 इंटू 10 की पावर -18 इंटू 1/n1 का स्क्वायर, राइट बेटा। तो एनर्जी एमिट इक्वल टू क्या हो गया, क्या, -2.18 इंटू 10 की पावर -18 इंटू 1/n2 का स्क्वायर प्लस 2.18 इंटू 10 की पावर इंटू 1/n1 का स्क्वायर। ठीक है, तो एनर्जी एमिट इक्वल टू क्या हो गया, अगर मैं 2.18 इंटू 10 की पावर -18 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, प्लस वाला आगे रहेगा 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। बस मुझे क्या करनी है, मुझे ये बताना है किस ऑर्बिट में था, किस ऑर्बिट में पहुंच गया, आपको पता लग जाएगा इतनी एनर्जी एमिट होगी। कितना अच्छा फॉर्मूला बन गया ना, कितना अच्छा फॉर्मूला बन गया। आपको बस ये बताना है, मैं बोलता हूँ कि भाई वो थर्ड एक्साइटेड स्टेट से कहाँ आया है, ग्राउंड स्टेट पे आया है, मतलब n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 और n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। बस इसमें डाल दो, एनर्जी एमिट आ जाएगा। कितना बेहतरीन फॉर्मूला बन गया है। ठीक है बच्चों, ये हमारा एनर्जी एमिट का फॉर्मूला बन गया। कहीं से भी n2 से अगर n1 में आ रहा है, n2 से n1 में आ रहा है, n2 से n1 में आ रहा है, क्लियर है, ये एनर्जी एमिट का फॉर्मूला बन गया। अगर क्वेश्चन ऐसे नहीं आता, उल्टा आता है, क्वेश्चन उल्टा आता है। क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राउंड स्टेट से थर्ड एक्साइटेड स्टेट पे गया है तो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई होगी। तो आप क्या करो, पहले एनर्जी एमिट निकाल लो कि थर्ड एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आया है, एनर्जी एमिट कैसे निकलेगी, n2 की वैल्यू 3 डाल दो, n1 की वैल्यू 1 डाल दो, एनर्जी एमिट निकल जाएगी। और एनर्जी एब्जॉर्ब क्या होगी, माइनस ऑफ एनर्जी एमिट, बस माइनस ऑफ एनर्जी एमिट, बस जो वैल्यू आ रही होगी उसको माइनस का साइन लगा के एनर्जी एब्जॉर्ब लिख दो। समझ आ रही मेरी बात, पक्का। तो एक वैल्यू हम निकालते हैं, फिर आपको क्वेश्चन समझ आने लगेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं बात करूं, एनर्जी एमिट का फॉर्मूला आ गया है मेरे पे -2.18 इंटू 10 की पावर -18 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये मेरा फॉर्मूला आ गया है। n2 क्या है,
एक्साइटेड वाली स्टेट, और N1 क्या है, ग्राउंड स्टेट, जहां पे पहुंचना चाह रहा है। अब क्वेश्चन आता है मुझ पे कि भाई एक हाइड्रोजन एटम है, उसमें ट्रांजिशन हो रही है इलेक्ट्रॉन की, कहाँ से कहाँ, इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन हो रही है थर्ड ऑर्बिट से कहाँ पे, मान लो ग्राउंड स्टेट पे, ग्राउंड स्टेट पे, मतलब N2 की वैल्यू 2 है और N1 की वैल्यू 1 है, सॉरी N2 की वैल्यू 3 है, N1 की वैल्यू 1 है, डाल दो उसमें। तो एनर्जी एमिट इक्वल टू क्या आएगा बताओ, 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, तो 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18, 1/1 माइनस 1/9, तो 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18, 1 माइनस 1/9 का कितना हो गया, 0 पॉइंट, एलसीएम ले लेते चलो, 9 माइनस 1, तो 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कितना हो गया, 8/9, तो मतलब हमारा कितना हो गया, 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 इंटू 9 1 जा 9, 0.872, तो 0.889 ले लेते हैं, तो 2.18 इंटू 0.889 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल, तो इन दोनों को इंटू कर लो तो तुम्हारा आ जाएगा सिंपल। तो बच्चा आएगा यहाँ पे 1.93802 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल। दिस इज द एनर्जी released by the electron when it transits from third orbit to the ground state। अब क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाता है कि एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एटम है, उसमें ट्रांजिशन हो रही है इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड से थर्ड पे, तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्व करी होगी, तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्व करी होगी बेटा, जितनी माइनस ऑफ जितनी एमिट करी होगी, तो माइनस 1.93802 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल। दिस इज द एनर्जी एब्जॉर्व, बस इसका माइनस लिख देना है, ठीक है। अगर बच्चों इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसकी जगह बस क्या आ जाएगा, 13.6 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये जूल में है ना, ये जूल में है, बस यही तो डिफरेंस है। और अगर मैं यहाँ पे एटम भी बदल दूँ तो एटम भी बदला जा सकता है, एटम जो बदला जाएगा उसमें बस ये आ जाएगा हमारा Z² आ जाएगा ऊपर नीचे, ई एमिट इक्वल टू 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 Z² 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, ई एमिट इक्वल टू 13.6 Z² 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। हाँ तो बच्चों अगर मैं बताऊं कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में गया है, N2 ऑर्बिट है, N1 ऑर्बिट है, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट करता है, कितनी एनर्जी एमिट करता है, ये करता है जूल में इतनी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतनी, दिस फॉर्मूला ओनली फॉर हाइड्रोजन एंड दिस फॉर्मूला फॉर एनी एटम, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लाइक एटम्स, ठीक है, आयंस भी आ जाते हैं उसमें, ठीक है। अब ये एनर्जी जो एमिट करता है वो किस फॉर्म में करता है भाई, लाइट एनर्जी की फॉर्म में करता है। अब लाइट एनर्जी जो होती है उसमें जो एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, h न्यू, मतलब नाइट एनर्जी की फ्रीक्वेंसी होती है, तो हम सीधा फ्रीक्वेंसी भी तो निकाल सकते हैं, एनर्जी क्यों निकाले हम, सीधा फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर सकते हैं हम, और सीधा फ्रीक्वेंसी क्या, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, c/λ वेवलेंथ, तो एनर्जी इक्वल टू एनर्जी एमिट इक्वल टू क्या होगा, h न्यू एमिट, ये एनर्जी एमिट ना निकाल के सीधा न्यू एमिट भी निकाल सकते हैं इन फॉर्मूले में डाल के, क्योंकि h तो पहले से कांस्टेंट है, या फिर न्यू लैम्डा की जगह ई एमिट इक्वल टू h c/λ एमिट,
लैम्डा एमिट भी तो निकाल सकते हैं डायरेक्टली हम, तो वही हम करने जा रहे हैं भाई। हमारे ई एमिट हाइड्रोजन एटम के लिए कितना आया 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। हम क्या चाहते हैं कि मुझे डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी मिले, मुझे एनर्जी ना मिले, मुझे पता लगे कौन सी फ्रीक्वेंसी निकल रही है सीधा। तो हम क्या करेंगे, ई एमिट एच न्यू एमिट इक्वल टू 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो न्यू एमिट इक्वल टू क्या हो गया बताओ, 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 अपॉन एच, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब इसमें एच की वैल्यू रख दो, न्यू एमिट निकल जाएगा क्या 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 अपॉन एच क्या है, एच की वैल्यू क्या होती है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34। तो हमारा 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, है ना। इसको कैलकुलेट करो, ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 18 बचेगा, है ना। 18 नहीं 18 नहीं बचेगा, 18 नहीं बचेगा, 16 बचेगा, 16 बचेगा, है ना। तो न्यू एमिट इक्वल टू क्या हो गया 2.18 6.6 इंटू 10 की पावर 16 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये बचेगा। अब इन दोनों को डिवाइड करो, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा न्यू एमिट इक्वल टू 0. इन दोनों को डिवाइड, जब इन दोनों को डिवाइड कर लोगे बच्चों तुम्हारा आएगा 0.33 इंटू 10 की पावर 16 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। मतलब न्यू एमिट इक्वल टू 3.3 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1 सॉरी यहीं पे लिख देते हैं आगे इंटू 10 की पावर 15 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। यह आ गया मेरा सीधा बिना एनर्जी निकाले। एक तरीका क्या एनर्जी निकालो फिर इस फॉर्मूले में करो फ्रीक्वेंसी निकलेगी। एक तरीका क्या मैंने फॉर्मूला ही निकाल दिया डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी का। जब क्वेश्चन में जब फ्रीक्वेंसी पूछी एनर्जी पूछी ही नहीं तो मैं फ्रीक्वेंसी निकालूंगा ना डायरेक्टली। पर यह हाइड्रोजन एटम के लिए वही बात अगर किसी अदर एटम के लिए करना है तो यहाँ पे जेड स्क्वायर लगा दो बस। तो हमारे न्यू एमिट का फॉर्मूला क्या हो गया न्यू एमिट इक्वल टू 3.3 इंटू 10 की पावर 15 1/n1 का स्क्वायर 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। और अगर मैं किसी और एटम के लिए बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे 3.3 इंटू 10 की पावर 15 जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है। अब ये जो निकलेगी किस में निकलेगी हर्ट्स में। किस में निकलेगी बच्चों हर्ट्स में। ये देखो ये जूल में था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये हर्ट्स में। फ्रीक्वेंसी है तो हर्ट्स में निकलेगी। ठीक है। अब ये एक और हम करते हैं वेवलेंथ का, नोट डाउन करो बच्चों, डाल दो। हाँ तो बच्चों हमने अभी तक जो कर लिया है कि वो लैम्डा एमिट हमारा अभी हमने फ्रीक्वेंसी एमिट का फॉर्मूला निकाला। जो सारे साइंटिस्ट थे ना बल्मर पर्सन पीफन इन्होंने लैम्डा एमिट का फॉर्मूला निकाला था। तो मैं आपको लैम्डा एमिट का फॉर्मूला निकाल के दिखाता हूँ। ई एमिट की जगह क्या लिखेंगे एच न्यू एमिट इक्वल टू 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर जूल। तो ये कितना हो गया न्यू एमिट की जगह क्या लिख सकते हैं सी अपॉन लैम्डा एमिट। सी क्या होता है स्पीड ऑफ द लाइट टू 10 की पावर माइनस 18 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब भाई ये दोनों कांस्टेंट है नीचे भेज दो 1 लैम्डा एमिट इक्वल टू 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 अपॉन एच सी 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है। तो 1 लैम्डा एमिट इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 अपॉन एच। एच की वैल्यू क्या है बेटा 6.6 टू 10 की पावर माइनस 34 और सी की वैल्यू क्या है बेटा 3 इंटू 10 की पावर 8। तो 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो लैम्डा एमिट इक्वल टू ये जो कैलकुलेट करके वैल्यू आएगी ये वैल्यू आएगी 1.097 इंटू 10 की पावर 7 1/n1 का स्क्वायर 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है। ये जो वैल्यू आई इसको बोला जाता है रिडबर्ग कांस्टेंट। क्या बोला जाता है बच्चों रिडबर्ग कांस्टेंट। तो ये जो फॉर्मूला है इससे सीधा आप बताओ क्वेश्चन पूछता है कि थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आइए, थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट वैल्यू डालो तुरंत आपको वेवलेंथ मिल जाएगी। ये वेवलेंथ निकल रही है। और अगर तुम्हें वेवलेंथ मिल गई तो जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम
तो मुझे ये पता लग जाएगा कौन सी वेवलेंथ निकल रही है, रेडियो वेव्स निकल रही है, पी गामा रेज निकल रही है, विजिबल रेज निकल रही है, तुरंत पता लग जाएगा। तो ये जो फॉर्मूले बने हैं ना, ये आसान करने के लिए बने हैं कि हमें ये पता लग जाए कि हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन अगर इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में ट्रांजिशन करता है तो कौन सी एनर्जी निकालता है, कौन सी वेवलेंथ निकालता है। तो आपको डायरेक्टली वैल्यू यहाँ से मिलने वाली है, इसलिए ये फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक और फॉर्मूला आप डायरी में नोट डाउन कर लो कि 1/λ एमिट इक्वल टू 1.097 इंटू 10 की पावर 7 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। फिर से वही बात, अगर वो किसी और एटम के लिए हो, ये वेवलेंथ किस में निकलेगी, मीटर में, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। अगर मैं किसी और की बात करूं, किसी और एटम के बारे में बात करूंगा तो बस इसमें जेड जोड़ दूंगा, 97 इंटू 10 की पावर 7 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा हमारा 10 की पावर 7 के साथ जेड स्क्वायर। बस ये हमारा फॉर्मूला बन गया। तो एनर्जी का फॉर्मूला, रेडियस का फॉर्मूला, वेवलेंथ का फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, सारे फॉर्मूले मैंने आपको ड्राइव करा दिए। अच्छे से कॉपी में लिखना बच्चों, एक साथ अलग अलग करके, बिल्कुल अलग अलग करके सारी चीज़ें लिखना, ठीक है। और इसी के आधार पर सारे जितनी भी सीरीज़ दी गई, बल्मर की सीरीज़, लेमन की सीरीज़, जितनी भी सीरीज़ दी गई, आगे आगे पढ़ाऊँगा मैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा में, वो सारी इसी के आधार पे दी गई। यही है वो फॉर्मूला जिसके आधार पे सीरीज़ दी गई, ठीक है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बच्चों।